Okay, good evening everyone. I said good evening all of you. हमारा जिंदगी बहुत अच्छा जा रहा है, we know that. Without wasting time, let's go to the next chapter. Chapter number 10, the name is Bank Audit. मेरे हिसाब से इसका नाम चेंज कर देना चाहिए. इंट्रोडक्शन टू बैंक होना चाहिए इसका नाम. चलिए, हियर मी आउट केयरफुली, डोंट डू ऑल दिस. फेस टू फेस पब्लिक, I want pin drop silence now. Enough. See, in this chapter, what ICICI has done is, I think they knew it really well that advanced accounts में से वो एक चैप्टर डिलीट करने वाले हैं, तो उन्होंने प्रोविजन करके रखा. तो उन्होंने बैंक ऑडिट सिर्फ नाम के लिए रखा है. एक्चुअली में बैंक ऑडिट शुरू होता है The bank audit truly starts from page number 10.28. First 27 pages are actually an introduction to a banking business. The auditing aspect will be 10.28 and उसमें भी ना actually में थोड़ा बहुत उन्होंने audit of advances लिखा है, basic process for audit of income and expenses. That's it. बचा हुआ पार्ट वो ही 100 पेज और सीए फाइनल में लिखे, जहां उन्होंने फिर आपको ऑडिट ऑफ बैंकिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीपीई अलग अलग हर एक एलिमेंट्स को चेक कैसे करना है, वो वाला पार्ट वहां पर उन्होंने बताया है. तो एक तरीके से ये इंट्रोडक्शन है एंड दिस विल बिकम अ बेस फॉर योर सीए फाइनल चैप्टर. इंटरमीडिएट में वेटेज अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 मार्क का है. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं, सिर्फ एमसीक्यू आएगा, या मे बी 1 4 मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड और 1 एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड. फाइनल में भी सेम वेटेज 4 से 5 मार्क का है. ऐसा कुछ नहीं है दैट द वेटेज इज वेरी हाई एट एनी ऑफ दीज लेवल्स. नाउ इफ यू आस्क मी, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? अब देखो, जब ऑडिटिंग वाला पार्ट है ही लिमिटेड, तो वेरी हाई चांस व्हेन दे आस्क यू अ क्वेश्चन वो ऑडिट से रिलेटेड ही ना हो, वो एक्चुअली जनरल बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है. इसके चांसेस बहुत ज्यादा है. एंड ऑब्वियसली अब उनके पास में अकाउंट्स में पूछने के चैप्टर ही नहीं है, तो वो ये पूछेंगे भी कहां पे? ऑडिट में ही पूछेंगे. थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. देयर आर सम गुड थिंग्स ऑल्सो जो आपको एक्चुअली में नहीं पता, आपको सीखने को मिलेगा. देयर आर सम ओकेश थिंग्स जो एक्चुअली जनरल है, सुनेंगे रीड करेंगे, कुछ ग्रेट नहीं होंगे. ऑडिटिंग के रिगार्डिंग थोड़े अच्छे एस्पेक्ट्स हैं. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन where there are good things as well as bad things. It is not as bad as chapter number 9, but not as good as any essay also. But ठीक है मेरे हिसाब से, अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें तो. दूसरा पॉइंट ये आता है, क्या इसमें से हम कुछ भी स्किप कर सकते हैं? देखो, मुझे लगता है जब हम फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं, आपने कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए, हमने सब कवर करना चाहिए. हाँ, जो बहुत ही कमर्शियल बैंक क्या होते हैं ये नहीं बताऊंगा, आरबीआई क्या करता है, मतलब वो बेसिक चीजें हैं, वो हम रीड करके उड़ा देंगे. देयर वी विल नॉट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम. विल टॉक अबाउट व्हाट इज एनपीए, व्हाट इज आरबीआईज इनकम रिकॉग्निशन एंड लेट्स से प्रोविजनिंग के रिक्वायरमेंट्स क्या है. जो बढ़िया एलिमेंट्स है जो आपको एक्चुअली में नहीं पता है, वहां हमने और समय इन्वेस्ट करना चाहिए. तो विल ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस. थोड़ा पेशेंस लगेगा. एटलीस्ट 4 लेक्चर्स तो मिनिमम है. मैं 5वां भी अज्यूम करके जा रहा हूं. 5 लेक्चर अपने को लगने वाले हैं, bare minimum to finish our bank audit chapter. Can we get started? इसमें I'm going to make you write very less content in notebook. The reason being, everything is already given in itself as a summary only. कोई चीज को बहुत डिटेल में लिखा नहीं है, बहुत सारी चीजों को एक साथ में लिख दिया है. तो चैप्टर ही अपने आप में लिटरली हेडिंग बाय हेडिंग समरी है. हाँ, जो मुझे चाहिए कि आपको ये इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पता होने चाहिए जो आईसीआई ने पूछे हैं, रिपीट कर सकता है, वो लिस्ट आपको देते जाएंगे. कहीं आपको बहुत ही अनबेरेबल हो जाएगा, विल ट्राई टू मे बी राइट 1 or 2 आंसर्स. अदरवाइज जितना डिस्कशन होगा उतना आपको बेहतर समझेगा, उतना आपका जेन्युइनली सब्जेक्ट के अंदर, चैप्टर के अंदर बढ़िया फायदा होगा. तो आप थोड़ा सा
पेशेंस रखिएगा, सुनने का ट्राई कीजिएगा, तो आपको शायद जेन्युइनली अच्छा लगे। कैन वी गेट स्टार्टेड? चलिए, सबसे पहले इफ यू आस्क मी, व्हेन यू टॉक अबाउट अ बैंक ऑडिट, आई वुड से ऑडिट साइड में कर दीजिए। अंडरस्टैंडिंग हाउ अ बैंकिंग एंटिटी वर्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू अंडरस्टैंड दैट, तो आप ऑडिटिंग अपने हिसाब से कर लेंगे। देखो, ऑडिट करने के लिए वही एसेज है, कोई ऐसा ऑडिट करने का तरीका नहीं बदलने वाला है। बट हाँ, व्हाट इज डिफरेंट इन अ बैंकिंग बिजनेस व्हेन कंपेयर्ड विथ एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप मुझे सिंपल शब्दों में पूछेंगे, इफ यू गो टू एनी बैंकिंग कंपनीज बैलेंस शीट एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अगर आप ढूंढने के लिए जाएंगे, इसकी में 1 सेकेंड, बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट, उसमें अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अगर आप मुझे पूछेंगे जहां पे अमाउंट इन्वॉल्व सबसे ज्यादा रहेगा, इफ यू सी केयरफुली, एक पार्ट रहेगा डिपॉजिट्स। क्या रहेगा? डिपॉजिट्स। एंड ऑब्वियसली ऑन द एसेट साइड यू विल सी समथिंग कॉल्ड एज एडवांसेस। ये दो सबसे मेजर चीजें होती है, बिकॉज आपको मालूम रहेगा बैंकिंग बिजनेस चलता ही एक सिंपल फंडामेंटल के ऊपर है कि भाई उनके जो कस्टमर्स है वो डिपॉजिट्स करेंगे, अपना पैसा अलग अलग फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स में रखेंगे, बैंक उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट पे करेगा, एंड ऑब्वियसली वही पैसा बैंक इस्तेमाल करेगा लोगों को लोन देने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज एडवांसेस। Just FYI, ये advances is loans given by the bank. These are loans given by the bank. तो कहना इसे advances यहां पे मेरे लिए जो loans बैंक ने दिए हैं वो बैंक के लिए क्या कहलाएंगे? Assets कहलाएंगे। एंड डिपॉजिट्स हमारे लिए क्या कहलाएंगे? Liabilities कहलाएंगे। You are a banking business. तो हमारी बैलेंस शीट का मेजर पार्ट जो है वो दो ही चीजें होती है, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस। कुछ कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में भी आ सकता है, बिकॉज बैंक्स के पास में हाईली लिक्विड अमाउंट्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हमारा सिलेबस है, इवन एट अ फाइनल लेवल, वहां पे बैंकिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर डिस्कशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है, लिटरली नेग्लिजिबल डिस्कशन है। मेजर डिस्कशन जो है वो एडवांसेस के अराउंड ही रहता है। तो कहना इसे एक बैंकिंग बिजनेस का बैलेंस शीट मुझे अलग दिखेगा इन व्हेन कंपेयर्ड विद एनी अदर बिजनेस। एंड इफ यू लुक एट द रिस्क इन्वॉल्व्ड, जस्ट लुक एट द अमाउंट, दिस इज द अमाउंट ऑफ एडवांसेस by HDFC Bank, and this is for year 2020. It is growing annually. You know, there was a joke which says on a quarterly basis the growth in HDFC Bank is equal to a lot of private banks. HDFC बैंक का जो बेस है वो इतना बड़ा हो गया है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कि उनका जो क्वार्टरली ग्रोथ है उसके अंदर एक आध प्राइवेट बैंक आ जाता है। समझ में आया क्या? और इसीलिए क्योंकि उनको बोला जाता है कि दीज आर वेरी वेरी बिग एंड सीरियस नंबर्स। अब ऑब्वियसली बैंक ऑडिट अगर करना है या बैंकिंग बिजनेस समझना है, एक कॉन्सेप्ट और है जो बिल्कुल आपके सिलेबस में नहीं है, इट इज कॉल्ड एज कोर बैंकिंग सोल्यूशन। क्या होता है? कोर बैंकिंग सोल्यूशन। एक तरीके से आप ईआरपी बोल दीजिए, दिस इज योर ईआरपी फॉर अ बैंक। पहले एक जमाने में बैंकिंग बिजनेस ना कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज था। मतलब आप जब अकाउंट खोलते थे कहां जाते थे? ब्रांच के पास जाते थे। आपको एक ब्रांच का स्पेसिफिक चेकबुक मिलेगा एंड यू बिलोंग टू दिस स्पेसिफिक ब्रांच, और ब्रांच मैनेजर के पास में सब्सटैंशियल पावर हुआ करते थे। बट आफ्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेकिंग ओवर लेट्स से बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, स्लोली पहले प्राइवेट बैंक्स सेंट्रलाइज हो गए, उसके बाद धीरे धीरे पीएसयूज क्या हो गए? सेंट्रलाइज हो गए। आज जब आप अकाउंट खोलते हो, कौन से ब्रांच में अकाउंट खोला है फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट मैटर्स इज यू आर अ कस्टमर फॉर आईसीआईसीआई बैंक, यू आर अ कस्टमर फॉर एचडीएफसी बैंक। वंस अपॉन अ टाइम अगर मैं एचडीएफसी बैंक पुणे का कस्टमर हूं, कोई एचडीएफसी बैंक राजस्थान में कस्टमर है, उसने अगर एचडीएफसी बैंक का ही चेक दिया है जो दूसरे एचडीएफसी बैंक की ब्रांच में डिपॉजिट हो रहा है, उसके क्लियरिंग में भी समय लगता था, जबकि बैंक भी सेम है बट द ब्रांच यूज्ड टू बी डिफरेंट, तो इवन द क्लियरिंग यूज्ड टू टेक अ व्हाइल। आज की तारीख में अगर आप मुझे पूछेंगे इफ इट इज द सेम बैंक इट विल गेट क्लियर्ड ऑन अ रियल टाइम बेसिस। मतलब दे टेक अ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के हिसाब से 15 से 30 मिनट लगाते हैं वो अप्रोक्सीमेटली, अदरवाइज वो क्लियरिंग रियल टाइम बेसिस पे होता है। मतलब सिमिलर टाइम पीरियड के अंदर आपको क्लियरिंग करके मिला जाएगा। अदरवाइज वंस अपॉन अ टाइम सेम बैंक के ब्रांचेस अलग अलग होने से भी क्लियरिंग में 1 या 2 दिन लगते थे वंस अपॉन अ टाइम। तो कहना इसे डिसेंट्रलाइजेशन था, वो कंप्लीटली क्या कर दिया गया है? सेंट्रलाइज कर दिया गया। तो आपको ऑब्वियसली ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन कैसे काम करता है, जस्ट इमेजिन देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लोन्स व्हिच आर गिवन ऑन अ डेली बेसिस। ये सारे लोन्स किसका पार्ट बनने वाले हैं? एडवांसेस का पार्ट बनने वाले हैं। अब ये एडवांसेस से आपको इनकम आएगा, क्या इनकम आएगा? इंटरेस्ट का।
एडवांसेस से आपको क्या आएगा? इनकम आएगा. यू विल मेक लेट्स से इंटरेस्ट इनकम इन द फॉर्म ऑफ एडवांसेस जो आपने दिए हुए. तो आपको देखना पड़ेगा एडवांसेस बराबर से दिए हैं क्या, इंटरेस्ट इनकम बराबर से आ रहा है क्या, इंटरेस्ट एक्सपेंस बराबर से चार्ज किया जा रहा है क्या. ये सब एलिमेंट्स को धीरे धीरे हमको डिटेल में चेक करना पड़ेगा. बट ऑब्वियसली समझने के लिए पहले बैंकिंग बिजनेस वर्क कैसे करता है उसके लिए आपको सीबीएस समझना पड़ेगा. सीबीएस को बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. ओके, आज की तारीख में डू यू नो देयर समथिंग कॉल्ड सीआरएन नंबर. सीआरएन सुना आप लोगों ने? इट्स कॉल्ड एज कस्टमर रिलेशनशिप नंबर. क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप नंबर. अब फॉर एग्जांपल लेट्स से आई गो टू एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट खोलता है, वो मेरे को अकाउंट नंबर देगा, साथ साथ में एक सीआरएन नंबर देगा. लेट्स से माय सीआरएन नंबर इज XYZ. अब मेरा एचडीएफसी बैंक से जो जो रिलेशनशिप रहेगा वो सब कुछ इस सीआरएन नंबर के अंडर रहेगा. मतलब ये सीआरएन नंबर अगर XYZ सर्च किया तो बताएगा ऋषभ जैन व्हाट एवर रिलेशनशिप यू हैव. दैट मींस मे बी मेरे पास कार लोन होगा, मे बी मेरे पास में लेट्स से एफडीज होंगे, मे बी मेरे पास में लेट्स से फॉर एग्जांपल एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अंदर डीमैट अकाउंट रहेगा, वो भी मेरे सीआरएन नंबर से क्लब कर देंगे. मतलब सीआरएन नंबर इज लाइक वन गो टू नंबर जिससे मेरे सारे के सारे एफिलिएटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन एक जगह पे आ जाएंगे. अब ये सब आपको जब तक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन समझेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली बैंकिंग बिजनेस कैसे काम करता है. यू नो द क्रेडिट कार्ड अकाउंट इज अ सेपरेट अकाउंट अदर देन अ बैंक अकाउंट. आपको मालूम है ना, अगर मेरे पास एचडीएफसी बैंक में अगर अकाउंट नहीं है, आई कैन स्टिल अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉम एचडीएफसी बैंक. तो कहना इसे क्रेडिट कार्ड अपने आप में सेपरेट अकाउंट हो गया. तो सीआरएन नंबर में मेरा एक क्रेडिट कार्ड अलग से दिखेगा. तो इट्स लाइक अ अम्ब्रेला. उस अम्ब्रेला में कोर नंबर सीआरएन नंबर है. यू पंच सीआरएन नंबर, उससे रिलेटेड सारी चीजें एक जगह पे आ जाएगी. इसीलिए एक पॉइंट के बाद में बैंक्स विल स्टार्ट गिविंग यू, रादर दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग यू अ डैशबोर्ड विच शोज ऑल योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज. इट शोज आपके पॉजिटिव बैलेंसेस कहां पे है, आपके कौन कौन से नेगेटिव बैलेंसेस है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड यूज किया होगा, इन टर्म्स ऑफ लोन्स के अंदर से पैसा यूज किया होगा, सारे लोन्स उनके नॉर्मली मंथली रिपेमेंट का अमाउंट कितना है, एसेट साइड में क्या क्या आपके पास डिपॉजिट्स पड़ा है, ये सब कुछ एक सिंगल डैशबोर्ड पे मिलता है. क्योंकि बैंक्स क्या यूज करते हैं? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं. तो मतलब इन सिंपल टर्म्स जब तक हम ये बैंकिंग बिजनेस को काम करने का तरीका नहीं समझ पाएंगे, ऑडिट करना बहुत ज्यादा दूर का बात है. हालांकि ऐसा कोई भी डिस्कशन यहां नहीं है, मैं पहले बेस बिल्ड कर रहा हूं. आई विल स्लोली गो बैक टू व्हाट आई से. डोंट वरी अबाउट दिस. इज दिस क्लियर टू यू? Now I have 2-3 more questions. When I talk about banking business, do they have a dedicated regulator? Do they have a dedicated regulator? RBI. तो RBI अगर कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाएगा तो ये बैंक्स को फॉलो करनी पड़ेगी. यस. अब RBI ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस बैंक के लिए बनाई है. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. हैव यू हर्ड ऑफ अ वर्ड कॉल्ड एज NPA? The full form is called as non-performing assets. सुना बच्चों आप लोगों ने वर्ड NPA? क्या होता है NPA? हमने एज अ बैंक लेट्स से किसी को लोन दिया होगा, क्या उन्होंने रेगुलरली रीपेमेंट करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? रेगुलरली रीपेमेंट. अब सर ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो सकता है, सीसी कैश क्रेडिट फैसिलिटी हो सकता है, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज हो सकते हैं, टर्म लोन्स हो सकते हैं. देयर आर सो मेनी कैटेगरीज ऑफ एडवांसेस. रिमेंबर दैट. आपको सब पढ़ाएंगे, सब आपके सिलेबस में है. अब सुनिए, मान लो आपने किसी को लोन दिया. अब नॉर्मली उस लोन के साथ में रीपेमेंट शेड्यूल रहेगा. वो रीपेमेंट शेड्यूल में ड्यू डेट रहेगा. ड्यू डेट पे उसने पेमेंट करते रहना चाहिए. अगर ड्यू डेट आया एंड लेट्स से उसने पेमेंट नहीं किया, कहना इसे द अमाउंट इज ओवरड्यू नाउ. द अमाउंट इज ओवरड्यू नाउ. उन्होंने बोला ड्यू डेट से लेकर के 90 डेज तक, ड्यू डेट से लेकर के 90 डेज तक पैसा अगर नहीं आया ऑन एन एसेट, मतलब सुनिए, एडवांसेस आर योर एसेट एज अ बैंक. एडवांसेस आ रहा एसेट फॉर अ बैंक. मैंने एक 100 रुपए का लोन दिया जिसपे मुझे ईएमआई के थ्रू पेमेंट आना चाहिए था. ड्यू डेट था एक्स. ड्यू डेट के बाद से लेके 90 डेज तक पैसा नहीं आया. कोई दिक्कत नहीं है, हम अज्यूम करेंगे शायद पैसा आ जाएगा. 90 डेज खत्म होने के बाद में आरबीआई का गाइडलाइंस बोलता है इस एसेट को क्लासिफाई कर दो एज अ एनपीए. एनपीए इज कॉल्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट. ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है. एसेट तो है बट हमें क्या नहीं मिल रहा है? रिटर्न नहीं मिल रहा है. हमें जो इंटरेस्ट का पेमेंट आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है. प्रिंसिपल रीपेमेंट आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है. दिस एसेट विल बी कॉल्ड एज नॉन परफॉर्मिंग. अब मैंने तो बहुत सिंपल तरीके से बता दिया. एनपीए का डेफिनेशन भी कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एडवांसेस के लिए डेफिनेशन अलग अलग होता है. सब कुछ आपके सिलेबस में नहीं है बट अच्छा खासा पार्ट है. फिर सर मान लो 90 डेज तक पैसा नहीं आया बट 90 डेज तक हम इनकम तो रिकॉग्नाइज कर रहे थे अक्रूवल बेसिस पे. तो 90 डेज के बाद जैसे ही ये एसेट को मैंने क्लासिफाई कर दिया एज अ एनपीए, जितना भी अक्रूड इनकम था ना वो पूरा रिवर्स करना पड़ेगा.
अक्रूड इनकम पूरा क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर समझ रहा है ये एसेट शायद नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, तो अभी तक जो 90 डेज का पैसा है वो भी शायद आगे नहीं आएगा। ये अजम्पशन के साथ में वो सारा अक्रूड इनकम क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। एंड यहां से आगे नया जो अकाउंटिंग होगा वो कैश बेसिस पे होगा, ओनली फॉर दैट लोन, कैश बेसिस पे होगा ओनली फॉर दैट लोन। इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए सीबीएस बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बढ़िया नहीं हुआ, बैंकिंग बिजनेस आज की तारीख में रन करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज रिमेंबर दे डील विथ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। डू यू नो नाउअडेज आपको लोन विद इन फ्यू आवर्स प्रोसेस होकर मिलता है, रादर इट्स ऑटो अप्रूव्ड ऑन योर लॉगिन डिटेल्स। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आईसीआईसीआई बैंक एडवर्टाइजिंग करता है कि आपने अगर अपने मोबाइल ऐप पे लॉगिन किया, उसमें अगर आप लोन्स पे जाएंगे आपको ऑटो अप्रूव्ड लोन का ऑलरेडी सैंक्शन अमाउंट दिखेगा, क्योंकि वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स का डेटा रखता है, सैलरी का डेटा स्टोर करता है, उसे मालूम है इसका मंथली इनकम कितना है, एक्चुअली अदर ईएमआई कितने उसका डेटा रहेगा। वो अगर ऑटो अप्रूव्ड है तो दैट मींस आपको सिर्फ बेसिक क्लिक करके ओटीपी डालने का है एंड जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं उस वेंडर का डिटेल डालने का है। द लोन विल गेट सैंक्शन विद इन फ्यू आवर्स। तो अगर मेरे ऑटोमेशन की वजह से ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एज अ ऑडिटर मेरे लिए रिस्क और बढ़ जाएगा, बिकॉज याद करो जितना ट्रांजैक्शन बढ़ते जाएगा आप तो बोलोगे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हैज नो इंपैक्ट ऑन सैंपल साइज, फॉरगेट अबाउट सैंपल साइज, पहले कंट्रोल टेस्टिंग, कंट्रोल बढ़िया होगा तो अमाउंट टेस्टिंग पे आएंगे ना। सब्सटैंटिव के पहले आता है कंप्लायंस प्रोसीजर, एंड कंप्लायंस प्रोसीजर बैंक्स के अंदर बहुत डेंजरस होता है। यहां पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, सीबीएस समझना पड़ेगा, सीबीएस को टेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए सीबीएस बनाता कौन है, कंपनीज लाइक इन्फोसिस एंड टीसीएस विच आर हाईली रेप्यूटेड आईटी ऑर्गेनाइजेशंस। अनलाइक अभी कल इन्फोसिस को तो बेचारे को जीएसटी का नोटिस आ गया, वो बात अलग है, बट That's fine. In simple terms, these are highly recognized IT organizations जो ग्लोबली बहुत अच्छा रेपुटेशन होल्ड करती है। वो लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं ताकि ये सिस्टम के अंदर बाईपास करने का स्कोप क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। देखो ऐसे धीरे धीरे डिस्कशन करते जाएंगे। बैंक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए वैसे बहुत सारी चीजें और बहुत अच्छी चीजें भी है, बट अभी थोड़ा सा हम वापस से सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। कुछ अच्छी चीजें, कुछ थोड़ा सा बोरिंग पार्ट, दोनों का मिक्स करेंगे तो अगले 4-5 दिन में सब खत्म हो पाएगा। वी गेट स्टार्टेड। चलिए आइए, इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर। बैंक ऑडिट में शुरुआत कहां से करें, बढ़िया चीज। लेट्स स्टार्ट विथ, देखो ये सब नहीं पढ़ा रहा मैं यार अभी के लिए, लास्ट में भले 5 मिनट स्पेंड कर दूंगा। देखो ये तो बोलेगा बैंक क्या क्या हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक, डेवलपमेंट स्मॉल, ये नहीं पढ़ा रहा है यार प्लीज, चलेगा ना प्लीज। आरबीआई क्या करता है, करेंसी इशू करता है, ये ठीक है यार, काम की चीज पाऊं डायरेक्टली, पक्का। चलिए आइए पेज नंबर सीधा, लेट्स स्टार्ट विद दिस 10.5। जो बोलते जाऊंगा डिस्कस करेंगे बढ़िया से, कोर पार्ट सब आपको आइडेंटिफाई करके दूंगा, बस पेशेंस रखना तो समझ में आएगा। 10.5 यू विल सी हेडिंग कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन बैंक। ट्रस्ट मी, ऐसा कोई अकाउंटिंग सिस्टम सिखा नहीं रहा है वो आपको, वो बस गाइडेंस दे रहा है कि आपको बैंक का अकाउंटिंग करने का तरीका समझना जरूरी है, क्योंकि बैंकिंग बिजनेस ना काफी कॉम्प्लेक्स बिजनेस होता है। इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि एक बैंक आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए आरबीआई के गाइडलाइंस हमको आने चाहिए, तो पहले आरबीआई के गाइडलाइंस पढ़ेंगे, फिर चेक करेंगे वो कंप्लायंस करते हैं क्या। अच्छा सुनो, ये कंप्लायंस ना अब मैनुअल नहीं होता है, कंप्लायंस भी सिस्टम में है। कंप्लायंस भी कहां पे है, ओके लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हैव यू हर्ड ऑफ SLR एंड CRR कॉन्सेप्ट्स? सुना है आप लोगों ने ये चीज? तो बैंक को ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस, बैंक को ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस एक रिपोर्ट निकालना होता है, उसको बोलते हैं DTL। DTL इज कॉल्ड एज डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। 2 मिनट सुनना, एक एग्जांपल दे रहा हूं सिस्टम का, सिलेबस में नहीं है आपके, सुनो 2 मिनट के लिए। देयर इज अ रिपोर्ट कॉल्ड एज डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। व्हाट इज दिस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी? इफ यू थिंक फ्रॉम अ बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक के पास में डिपॉजिट्स के कैटेगरीज क्या क्या हो सकते हैं? 2 टाइप के डिपॉजिट, वन इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट, वन इज कॉल्ड एज टाइम डिपॉजिट। वन इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट, वन इज कॉल्ड एज टाइम डिपॉजिट। अगर तुमने बैंक के पास एफडी बनाया 5 साल के लिए, मतलब 5 साल तक तुम बैंक से पैसा मांगने वाले नहीं हो, 5 साल के बाद ही एफडी मैच्योर होगा, तुम पैसा लेने वाले हो, दिस डिपॉजिट इज कॉल्ड एज टाइम डिपॉजिट। दिस डिपॉजिट इज कॉल्ड एज टाइम।
और डिपॉजिट बैंक के लिए क्या होते हैं? लाइबिलिटी होते हैं. तो टाइम डिपॉजिट्स आर इक्वल टू टाइम लाइबिलिटी. Time deposits are equals to time liability. What is a demand deposit? You keep your money in current account. Have you heard the word CASA? CASA is current accounts and savings account. When you keep your money in your current account, savings account, ये आप कभी भी पैसा मांग सकते हो. आप रात को 2 बजे भी बैठ के अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हो. तो कैन आई से दिस मनी कैन बी डिमांडेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. दिस इज कॉल्ड एज डिमांड लाइबिलिटी. दिस इज कॉल्ड एज डिमांड. तो एक कट ऑफ डेट को सुनना, एक कट ऑफ डेट को सिस्टम से रिपोर्ट निकालेंगे. वो रिपोर्ट कहलाएगा डीटीएल. क्या कहलाएगा? डीटीएल. टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी. उस दिन हमारे पास में कितने टोटल डिमांड डिपॉजिट्स है एंड कितने टोटल टाइम डिपॉजिट्स हैं. वो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी के ऊपर एक रेशो लगाया जाता है. ये एसएलआर सीआरआर क्या है? दीज आर रिजर्व रेशोज. दीज आर कॉल्ड एज रिजर्व रेशोज. ऑब्वियसली ये सेंट्रल बैंक ने बोला है आपको. लेट्स से अगर मैं अज्यूम करता हूं योर एसएलआर इज लेट्स से 16%, सीआरआर इज 4%. दोनों मिला के कितने हो? 20% हो गए. दोनों मिला के कितने हो गए? 20%. दैट मींस अगर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी मिलके 100 सीआर है. कितना है? 100 सीआर. उसमें से 20% पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? साइड में रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर एंड सीआरआर. मतलब नेट 80% मेरे पास बचेगा विच आई कैन गिव एज अ लोन. नेट 80% बचेगा विच आई कैन गिव एज अ लोन. कैन आई से 20% का कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कहां से है? आरबीआई से है. अब ये मैन्युअली एक एक कैलकुलेट थोड़ी करते हैं. आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन डीटीएल का रिपोर्ट निकालता है डायरेक्टली. और वो डीटीएल के रिपोर्ट में जो करंट एसएलआर का रेट है, जो करंट सीआरआर का रेट है, वो लगा करके नेट अमाउंट बोलेगा कि तुम्हारे पास में इतना डिपॉजिट्स है विच कैन बी गिवन एज अ लोन. तुम्हारे पास इतना डिपॉजिट्स है विच कैन बी गिवन एज अ. तो मुझे पहले क्या देखना पड़ेगा? क्या बैंक के सिस्टम में ऐसा रिपोर्टिंग होता है क्या? क्या बैंक के सिस्टम में एसएलआर का रेट बराबर है क्या? बैंक के सिस्टम में सीआरआर का रेट बराबर है क्या? एंड आपको दोनों में डिफरेंस मालूम है. सीआरआर यू नीड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो. यस और नो? एसएलआर यू कैन मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अरे ऑन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड एंड ऑल. यस और नो? क्या एसएलआर के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है? हाँ. सीआरआर पे नहीं मिलता है. मालूम है ना आपको ये चीज. बट ये कंप्लायंस आज की तारीख में मैन्युअली नहीं होता है. दिस कंप्लायंस इज टेकन केयर बाय द सिस्टम बिकॉज फॉर अ बिगर बिजनेस दीज अमाउंट्स आर इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोर्स. मैन्युअली अगर आपका एक थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, नॉन कंप्लायंस का अमाउंट बहुत बड़ा होगा एंड आरबीआई विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसीलिए ये सारे ऐसे टाइप के कंप्लायंसेस अब मैन्युअली नहीं होते हैं. दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम. तो सिस्टम चेक करना बहुत जरूरी है. इसीलिए बोल रहा है बैंक का अकाउंटिंग करने का तरीका समझो, बैंक के लिए क्या एप्लीकेबल गाइडलाइंस है वो समझो, फिर समझो कि इनको आपको चेक कैसे करना है. विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस यू कैन नॉट रियली ऑडिट द बिजनेस. Are you understanding this? चलिए, did you understand this? ये आपको सीए फाइनल में पढ़ाएंगे. हम लोग 12 ऑड डेट्स लेते हैं जो कट ऑफ डेट को बैंक करता है मैनेज. मैं कोई तो रैंडम डेट पिक करूंगा, उस दिन का डीटीएल निकालूंगा, उस दिन डीटीएल पे परसेंटेज लगाऊंगा और पूछूंगा इतना पैसा तुमने एसएलआर सीआरआर के फॉर्म में मेंटेन किया है क्या. उस दिन का तुम्हारा स्टेटमेंट चेक करूंगा विद द आरबीआई. अगर मेंटेन किया तो मैं बोलूंगा नॉन कंप्लायंस नहीं है, वरना मैं बोलूंगा नॉन कंप्लायंस है. दिस इज हाउ यू टेस्ट. पर टेस्ट करने से पहले सिस्टम होना चाहिए. इफ द सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, टेस्टिंग विल नॉट मेक सेंस. ओके. बाय द वे गलती सुना है क्या? लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, दैट इज द कट ऑफ डेट. जिस दिन बैठ करके निकाला जाता है. ये बैंकिंग लैंग्वेज है, कोई बात नहीं. लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट इज बेसिकली दे आर कैलकुलेटिंग ऑन अ स्पेसिफिक फ्राइडे. महीने में 2 बार कैलकुलेशन होगा. ऑन 2 फ्राइडेज इज द कट ऑफ डेट. उस दिन डीटीएल निकालो एंड उस दिन आप चेक करो कि जितना पैसा आपके पास एसएलआर सीआरआर के फॉर्म में होना चाहिए वो मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है. हम फिर उसको चेक करेंगे ऑन अ रैंडम डेट. फ्राइडेज को आप मेंटेन करोगे, अदर देन फ्राइडेज आपने मेंटेन किया कि नहीं किया ये हम चेक करेंगे. ठीक है, अभी आ जाइए अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा आईसीआई का लैंग्वेज सो दैट आप वापस से नॉर्मल लेवल पे आ जाओ. देखो सर, ट्रांजैक्शंस इन अ बैंक आर इन ह्यूज वॉल्यूम. दैट इज व्हाई ट्रांजैक्शंस बराबर से रिकॉर्ड होने चाहिए, डेटा बराबर से स्टोर होना चाहिए. सर कंट्रोल्स बढ़िया होना चाहिए, वरना बहुत सारे रिस्क हैं. देयर इज अ रिस्क ऑफ एरर, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओमिशन, इरेगुलरिटी, फ्रॉड, बहुत सारी चीजें हो सकती है. सर कैन आई से ये सब चैलेंजेस देखते हुए बैंक के मैनेजमेंट ने क्या लगाना चाहिए? बढ़िया कंट्रोल लगाना चाहिए. तो कैन आई से आजकल बैंक में आपको देखने को मिलेगा एक एनवायरमेंट दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटराइज्ड एनवायरमेंट. ऊपर लिखो सीबीएस.
सर हम देखो उसको सीबीएस वर्ड यूज नहीं किया, बस कंप्यूटराइज एनवायरमेंट बोलता है। अरे बोल ना कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, देयर इज अ कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ऑडिटर को वो सिस्टम समझना चाहिए कि हाँ इट इज इंपेरेटिव, मतलब एसेंशियल कि ऑडिटर शुड बी फेमिलियर विद द सिस्टम। ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड कि जो भी आरबीआई के गाइडलाइंस है, जैसे एग्जांपल दिया एसएलआर सीआरआर वाला, क्या वो नॉर्म्स पैरामीटर्स हमारे सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होने चाहिए। इट शुड बी बिल्ट इनटू द सिस्टम, क्योंकि अगर डिमांड टाइम लायबिलिटी का रिपोर्ट ही नहीं आया तो डिमांड टाइम लायबिलिटी का रिपोर्ट बनाएंगे कैसे। एचडीएफसी बैंक, मिलियंस कस्टमर्स, कितने कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स, डिटेल बनाना मैन्युअली पॉसिबल ही नहीं है। इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द सिस्टम। तो कैन आई से सिस्टम हैज टू बी डिजाइन्ड इन अ मैनर कि आरबीआई के गाइडलाइन उसमें इनबिल्ट है, उसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की जो गाइडलाइंस है उसमें इनबिल्ट है, ताकि सिस्टम बाय डिफॉल्ट ये रिपोर्ट्स बना के देगा जो रिपोर्ट एक्चुअली बैंक ने बनानी चाहिए। ऑडिटर ये अजम्पशन से नहीं जा सकता है दैट जो भी सिस्टम से इंफॉर्मेशन मिलने वाला है वो इंफॉर्मेशन क्या होगा, करेक्ट। रादर उसको सिस्टम को टेस्ट करना पड़ेगा, फिर सिस्टम से, सिंपल चीज है, आप बोल रहे हो सिस्टम से रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट लो चेक करो, व्हाट इफ सिस्टम इज रॉन्ग, तो रिपोर्ट विल बी रॉन्ग। तो पहले रिपोर्ट पे रिलाई करने से पहले सिस्टम को टेस्ट करना चाहिए। सो इसीलिए कंट्रोल टेस्टिंग, फिर बाद में सिस्टम की रिपोर्ट पे रिलाई करना। इफ द सिस्टम इज वर्किंग फाइन देन वी से द सिस्टम विल जनरेट गुड रिपोर्ट्स। तो डायरेक्टली उसकी रिपोर्ट के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। ऑडिटर ने क्या यूज करना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रूडेंस वेर एवर यू फील कि कुछ भी मैन्युअली करके शायद अगर हम चेक कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन बराबर से हुआ है या नहीं हुआ है। बेसिकली जनरल गाइडेंस दे रहा है, आपको बैंक का काम करने का तरीका समझना चाहिए। इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू शुड स्पेंड सम टाइम, try to understand how a banking company works. Only then you can think about audit. Is this clear to you? टाइम पास कंटेंट है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो सब डिस्कस करेंगे, कभी याद नहीं करना है, कुछ नहीं आता उसके अंदर, स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। आगे जाऊं पक्का। चल थोड़ा ऐसा एलिमेंट पढ़ाते हैं जो आपको समझेगा। लेट्स कम टू दिस पार्ट, ऑडिट वाले पार्ट से शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 10.11, कंडक्टिंग एन ऑडिट। होपफुली यहां से आप रिलेट कर पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे। सर हमें बैंक ऑडिट करना है, उसमें क्या क्या स्टेप्स आएंगे, देखो जरा स्टेप्स की लिस्ट दी है, सब स्टेप्स ही हैं, सब स्टेप्स ही है यहां तक। बेस्ट पार्ट बोलू क्या, एक भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों, सारे जितने स्टैंडर्ड्स पढ़े ना सब लिखे उसने। इट्स अ समरी ऑफ ऑल एसेस। देखो नंबर 1, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने सबसे पहले देखना चाहिए डिक्लेरेशन ऑफ, याद है तुमको मैंने कुछ तो बताया था, इनडेटनेस का लिमिट याद है 5 लाख का है, अंडर कंपनीज एक्ट वो इधर अप्लाई नहीं होता है। आई टोल्ड यू टू बिकम अ बैंकिंग कंपनी ऑडिटर, एक सर्टिफिकेशन ऑफ इनडेटनेस साइन करके किसको देना पड़ेगा, बैंक को, दैट विल गो टू आरबीआई। यू नीड टू बी इंश्योर्ड, जो ऑडिटर खुद, उसका पार्टनर, उसके रिलेटिव के डेफिनेशन आने वाले लोग, उनका कोई भी अगर बैंक से रिलेशनशिप है एंड इफ दे ओ एनी मनी टू द बैंक, चाहे वो किसी लोन के फॉर्म में होगा, सीसी फैसिलिटी के फॉर्म में होगा, आपको सर्टिफिकेशन ऑफ इंडेटनेस भर के वहां तक पहुंचाना चाहिए और उसमें डेटा बराबर होना चाहिए। यू कैन नॉट गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो सर आरबीआई ने एडवाइस किया है बिफोर अपॉइंटिंग देयर स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब सुनिए, आपका ब्रांच का ऑडिटर अलग हो सकता है एंड एक ऑडिटर कहलाता है सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सीएसए। सीएसए इज कॉल्ड एज सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर। एट अ सेंट्रल लेवल इफ यू आर द ऑडिटर, ब्रांच ऑडिट अलग से पीएसयूज में अभी भी होता है। प्राइवेट बैंक लाइक एचडीएफसी एंड ऑल अगर आप देखेंगे, कोई ब्रांच ऑडिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रांच में कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ सिस्टम में होता है। तो कैन आई से सिस्टम हैज मोर कंट्रोल, मोर पावर देन द ब्रांच मैनेजर। इसीलिए बाय डिफॉल्ट वहां पर ब्रांच ऑडिट का रेलेवेंस नहीं है। पीएसयूज लाइक एसबीआई एंड ऑल दे स्टिल हैव अ रेलेवेंस ऑफ ब्रांच ऑडिट। तो सर चाहे आप ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट करो, चाहे आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सुनो, अगर मेरे ब्रांचेस का ऑडिट अलग अलग होता है, डोंट थिंक ब्रांचेस का नंबर मर्ज किया जाएगा,
फिर बनेगा कंसोलिडेटेड अमाउंट, फिर उसका किया जाएगा सेंट्रल लेवल पे ऑडिट। क्या किया जाएगा? सेंट्रल लेवल पे ऑडिट। दिस इज कॉल्ड एज CSA, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्योंकि ब्रांच का ऑडिट अलग हो रहा है एंड सेंट्रल लेवल पे ऑडिट विल बी ऑडिट ऑन एंटायर कंपनी। मतलब सर आरबीआई ने एडवाइस किया है चाहे आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करो, ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट करो, उससे क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? मार्क द वर्ड, डेक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस। ये एक तरीके से अंडरटेकिंग होता है, इट्स लाइक अ सर्टिफिकेट। फॉर्मेट दिया है आरबीआई ने, वो फॉर्मेट में पूरा डेटा भरना पड़ता है, साइन करके हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। इट शुड गो टू आरबीआई। इंडेटनेस का मतलब क्या होता है? इट्स अ सिचुएशन वेयर यू ओ मनी टू द बैंक। कैन यू सी वर्ड? इन एनी केस व्हाटसोएवर, दैट मींस एनी मनी दैट इज ड्यू टू द बैंक, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, किसी भी तरीके का बैंक गारंटी, कुछ भी अगर आपने लिया होगा, ये सब हमें क्या करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट में डाल के रिपोर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है। डू यू एग्री विथ मी? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2 सुनिएगा। बैंक्स के केस में एक इंटरेस्टिंग ऑडिट होता है, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट ऑडिट। क्या बोलते हैं? सुनना शांति से। बैंक में रिस्क क्या है? ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं। तो आरबीआई ने बहुत साल पहले, दिस इज अराउंड 2015-16, 2015-16 में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया आरबीआई ने कि बैंक्स के ब्रांचेस में एक ऑडिट करा लो, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट ऑडिट। मतलब वहां ब्रांच के अंदर जो लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे उनको हायर करो एट द ब्रांच लेवल। वो ब्रांच में जाएंगे हर फोर्टनाइटली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन ब्रांच का साइज क्या है। उस ब्रांच में 2 ही मेजर ट्रांजैक्शन होने वाले हैं, एक तो होते डिपॉजिट्स, एक होते एडवांसेस। 50% से ज्यादा डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस उधर के उधर ही चेक कर लो, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे। अगर ब्रांचेस में चेकिंग हो जाएगी ऑन अ रेगुलर बेसिस, वही नंबर अल्टीमेटली कहां आने वाला है? सेंट्रल लेवल पे आएगा। तो उन्होंने बोला आप एट अ ब्रांच लेवल एक सेपरेट ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अलग है, ये एक इंटरनल ऑडिटर भी नहीं है, थर्ड कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट ऑडिटर। हमने बोला ब्रांच लेवल पे एक ऐसे ऑडिटर को अपॉइंट करो जो हर 15 दिन बाद या महीने भर बाद में फर्म आपके ब्रांच में आएगा और इस महीने में जो मेजर ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारे ट्रांजैक्शन क्या कर लेगा? ऑडिट कर लेगा। वो उस पीरियड के लिए ऑडिट करेगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट ऑडिट। अब सुनो, अगर मैं एक ब्रांच का कॉन्करेंट ऑडिटर हूं तो क्या मैं एक तरीके से ये इंटरनल असाइनमेंट कंडक्ट कर रहा हूं? यस। कैन आई बिकम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी? नो। या मैं कोई भी कंसल्टेंसी दे रहा हूं उस ब्रांच को एट अ ब्रांच लेवल, कैन आई बिकम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी? नो। इट साउंड्स लाइक 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज। RBI decided that audit firms should not undertake statutory audit if they are associated with, mark the word, internal assignments in the bank during the same year. Like which audit? Concurrent audit. Can you see? Internal audit of banks conducted monthly during the year. Compulsory नहीं है, fortnightly भी हो सकता है depending upon the branch का size. ये रेलेवेंस भी कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? ऐसे HDFC वगैरह में होता ही नहीं है, क्योंकि ब्रांच में डिसीजन मेकिंग खत्म हो गया है। बिकॉज ऑफ IT द पावर इज गोइंग टू द सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइजेशन नाउ इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल टेस्टिंग। इसीलिए लोअर लेवल में सोचो ना, 50% ट्रांजैक्शन चेक करके अचीव क्या करूंगा? सेम नेचर के ट्रांजैक्शन होने वाले, सेम टाइप का कार लोन होने वाला है, सेम टाइप का होम लोन होने वाला है, कितने ट्रांजैक्शन चेक कर लूंगा? हालांकि होता है अभी भी, PSU बैंक्स में अभी भी होता है। तुम अगर पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब में अगर आप जाओगे, अभी भी ब्रांच लेवल पे ऑडिट होता है। मोर देन 50% ट्रांजैक्शंस आर टेस्टेड। इट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट ऑडिट। जो कॉन्करेंट ऑडिट कर रहा है वो क्या नहीं बनेगा? स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज मोर इंडिपेंडेंट इट इज अज्यूम्ड, और वो क्या करेगा? सेंट्रल लेवल पे या ब्रांच लेवल पे एक रिपोर्ट बना के देगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा क्या? ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट किया, वो अपनी रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट किसके पास जाएगी? सेंट्रल स्टैट्यूटरी या प्रिंसिपल ऑडिटर। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या आपको 1 and 2 समझा क्या? पक्का? थर्ड पॉइंट आइए जरा देखिए, कुछ तो ऐसा सुना है आपने, प्लानिंग। उसके लिए कौन सा ऐसे है? कल इतना दर्द दिया उस ऐसे ने, याद आया? देखो जरा एक बार सेंटेंस पढ़ के, ऐसे 300 रिक्वायर्स कि हमने ढंग से प्लानिंग करना चाहिए। और देखो क्या बोल रहे हैं कि कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए सर बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। यूजलेस फेलोज, कल रिवाइज करवाया है, आज भूल गए तो उड़ा दूंगा तुमको मैं। नंबर ए क्या बोल रहा है देखो जरा, ANC एनालिसिस। नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इसमें पॉइंट मिसिंग है, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स।
अब तुमको ज्यादा आता तो तुम ढूंढो मत ऐसे की गलतियां। ऐसे बोलते दो एक्टिविटी करो, अब इसमें कुछ याद नहीं करना है, सब रीड करना है आपको। ये बाकी सारे एसेस का एप्लीकेशन है, मतलब यू डोंट हैव टू रीड दिस एंड रिमेंबर दिस। आई होप यू नो दैट। कैन वी गो नेक्स्ट? नेक्स्ट कम्युनिकेशन विद, याद करो, अगर प्रीवियस ऑडिटर कोई और था, इस साल नया ऑडिटर अपॉइंट किया है, क्या उससे एनओसी लेना पड़ेगा? मैंने आपको बोला भी था अगर एनओसी नहीं लिया है विल इट बी ए नॉन कंप्लायंस। बस ऑथर कैरिड अवे हो गया, ये उसने फाइनल से कॉपी पेस्ट किया। एक एथिक्स का क्लॉज है, आई टोल्ड यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के अंदर कुछ शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 है, उसने गलती से वो कॉपी पेस्ट कर दिया। क्लॉज 8 छोड़ दो, तुम ये पढ़ो, ही शुड गेट अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर, कि उसको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है जब आपको नया ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है। अगर मैं एनओसी ना लूं, अगर मैं एनओसी ना ऑब्टेन करूं, कैन आई बी हेल्ड गिल्टी ऑफ अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? यस, वो लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 8। घबराओ मत, गलती से इंटर के अंदर ये उनसे कॉपी पेस्ट हो गया है, आंसर सही है, बट ये सीए फाइनल में काम में आएगा बिकॉज एथिक्स तुमको पढ़ाया नहीं है। तुमको एथिक्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट किधर है सिलेबस में? अरे नहीं है, सिलेबस खत्म होने को आ गया भाई, अभी कुछ सरप्राइज बचा नहीं है। तो मेरे को क्लॉज नंबर 8 याद करना है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं, बार करना तो कर ले, एक ही क्लॉज है पूरे सिलेबस में, बाकी क्लॉसेस ही नहीं है, बहुत सारे क्लॉसेस बट दे नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। अगला पॉइंट मैं नहीं पढ़ा रहा, खुद से पढ़ो। अभी तुमको अच्छा लग रहा है ना? पहले 15 मिनट कुछ नहीं समझ रहा था, अब सब समझ में आ रहा है। ऐसा कॉम्बिनेशन खेलते रहेंगे 5 दिन तक। रीड दिस, अगला हेडिंग, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। आई एम नॉट हेल्पिंग यू। यू शुड बी हैप्पी, आपको ये सब चीज समझ रही है अभी। डन। नेक्स्ट पॉइंट आइए, कैन यू सी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? कैन आई से ऐसे 510 दिमाग के अंदर आएगा, अरे इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। लॉस क्या है? शक्ल घटिया क्यों बना रहे हो? तुम्हारा तो फायदा ही है। ये लाइन याद है क्या तुमको? यहां से ये लाइन पढ़ के देखो जो मार्क किया है ब्रैकेट्स में, फ्रॉम हियर टू हियर। फाइव वन जीरो का रिपोर्टिंग है, अगर ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल में स्टेटमेंट मिलता है किधर जाऊंगा? 705। कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग पॉलिसी ढंग से नहीं है मेंटेन, और लेट्स से देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नॉट प्रॉपर्ली प्रेजेंट और डिस्क्लोज, वेल आई गो टू 705। अच्छा तुमको आता है कुछ इसमें? बैंक ऑडिट क्या, कुछ भी नहीं, वो भूल गया बैंक ऑडिट लिख रहा है, उसको बोला कि एक लिस्ट ऑफ एसेस दे, उसने बोला ओके। अगला पॉइंट देखो, असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क। क्या ना ऐसे ऐसे 315 वही चीज वापस आएगा। देखो ये एंगेजमेंट कितना क्रिटिकल है ये देखना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट। एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस एनालिसिस, क्या हमने अच्छा टीम बनाना चाहिए? हाँ, अच्छा एंगेजमेंट टीम स्टैब्लिश करना चाहिए। लुकिंग एट द साइज ऑफ द बिजनेस। अगला हेडिंग, अंडरस्टैंडिंग द बैंकिंग एंड इट्स एनवायरमेंट, ऐसे 315। अभी सब नहीं पढ़ने, फटाफट हेडिंग देख के उड़ाओ। कैन यू सी वर्ड? उसमें बोलता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। फिर अकॉर्डिंगली हम प्लान बनाएंगे, इसके लिए मैं बैंक का अकाउंटिंग प्रोसेस समझना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इंपॉर्टेंट, मार्क करो, कुछ अलग है। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, बाजू में लिखो रीड आफ्टर। अब क्या आफ्टर बचा सर? डोंट आर्ग्यू, रीड आफ्टर चैप्टर 3, रीड आफ्टर चैप्टर 3, ब्रैकेट्स में लिखो सिमिलर टू, रीड आफ्टर चैप्टर 3, सिमिलर टू कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। कल पढ़ाएंगे सिमिलर टू कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। टुमारो व्हेन वी स्टार्ट विद चैप्टर 3 दिस विल कम, मोस्टली कल ही डिस्कशन हो जाएगा। तब आप ये वापस आके रीड करना, आपको पता चलेगा सेम है।
आगे आइए नेक्स्ट। सर क्या एंगेजमेंट टीम से डिस्कशन करना पड़ेगा? हाँ, कि किधर किधर रिस्क ज्यादा है, कौन कौन से एरियाज आर हाईली ससेप्टेबल टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ज्यादा है क्या? फिर सर 300 बोलता है वी हैव टू एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। कल रिवाइज किया था, तो याद है क्या? स्ट्रैटेजी के बाद में प्लान बनाना पड़ेगा क्या? विल यू मेक अ प्रॉपर ऑडिट प्लान? नेक्स्ट आइए, ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम इंपॉर्टेंट मार्क करो। देखो सोचो आप, मैं सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूं, जो मेरे को पता है वो अलग से पूछ सकता है, उतना ही दिमाग लगाना, बाकी सब टाइम पास है। ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम इंपॉर्टेंट मार्क करो, ब्रैकेट में लिखो समरी ऑफ ऑडिट प्लानिंग। ये पढ़ा है तुमको मैंने, ब्रैकेट्स में लिखो समरी ऑफ ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम इज अ समरी ऑफ ऑडिट प्लानिंग। इट्स लाइक अ समरी डॉक्यूमेंट। हमारे प्लान के हिसाब से हमारा ओवरऑल स्कोप क्या है, किस एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग हमें करना चाहिए, कौन से एरियाज में हमें लगता है चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज वेरी हाई, दैट इज सिग्निफिकेंट रिस्क इज इन्वॉल्व, क्या स्पेशल प्रोसीजर हम लगाएंगे और क्या एविडेंस हमने ऑब्टेन करना चाहिए। इट्स अ समरी। पूरा प्लान जो किया है ना, उसका एक समरी डॉक्यूमेंट बनाओ। दिस इज कॉल्ड एज ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। देखो, you should summarize the audit plan by planning this, by creating this memorandum. इसमें क्या क्या आएगा? ऑडिटर का एक्सपेक्टेड स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, जो जो सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड रिस्क हमें लगते हैं प्लानिंग के दौरान, जिनके रिगार्डिंग हमें डिटेल में काम करना चाहिए, वो सारे सिग्निफिकेंट रिस्क एंड इश्यूज हमने आइडेंटिफाई करना चाहिए। फिर सर हमने एविडेंस देना चाहिए कि भाई जो जो अलग अलग टाइप के रिस्क है, देयर कैन बी परवेसिव रिस्क, देयर कैन बी स्पेसिफिक रिस्क। स्पेसिफिक रिस्क के नीचे लिखो असर्शन स्पेसिफिक रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क के नीचे लिखो असर्शन स्पेसिफिक रिस्क। ये दोनों सेम है, एंगेजमेंट रिस्क एंड परवेसिव रिस्क का सिमिलर, बिकॉज परवेसिव मतलब समथिंग दैट विल इंपैक्ट मल्टीपल एरियाज, तो कैन आई से इट्स इंपैक्ट विल बी ऑन एंटायर एंगेजमेंट। सो दीज आर सिमिलर टू ईच अदर। स्पेसिफिक रिस्क इज अ रिस्क फॉर अ स्पेसिफिक एरिया। तो आपको ये सारे रिस्क को कैसे एड्रेस करना है, ये प्लानिंग में जो आपने सोचा होगा वो डॉक्यूमेंट करना है। बेसिकली बच्चों ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारा प्लानिंग का समरी लिखेंगे, बोलेंगे हम क्या क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाएंगे, कहां हमें लगता है ज्यादा रिस्क है, कैसे प्रोसीजर लगा के हम एविडेंस को ऑब्टेन करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ समरी डॉक्यूमेंट ऑफ ऑडिट प्लानिंग। अगला देखो, ऑडिट मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, एक काम कीजिएगा, अब यहीं पे इसको छोड़ दीजिएगा, विल कम बैक हियर। पॉइंट ये था आपको समझाने का, जहां ऑडिट के जनरल पॉइंट लिखे वहां कुछ दिमाग नहीं लगाना है। Can we go to where now the banking का main core part will start? चलिए, let's go to the core part. This is called as advance. Come back here. Let's go to advances. I want 100% attention now. This is a good area. According to me, the most important area from entire chapter, from exam point of view. अब सुनिए शांति से। जब हम एडवांसेस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ये एडवांसेस का बाइफरकेशन कैसे होगा? अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, एडवांसेस के लिए नोट नंबर 9 दिया हुआ है। नोटिस करना एक चीज, एडवांसेस को क्लासिफाई कर रहा है बिल्स परचेज एंड डिस्काउंट, सीसीओडी लोन पेबल ऑन डिमांड, टर्म लोन्स, ये तीनों मिला के अमाउंट आ रहा है 9937। उसी एडवांसेस को वापस से डिफाइन कर रहा है, उसमें से कितना सिक्योर्ड है और कितना अनसिक्योर्ड है। 9937 का बाइफरकेशन वापस से। अब उसमें से कितना लोन आपने विद इन इंडिया दिया है, कितना आउटसाइड इंडिया दिया है, उसका बाइफरकेशन, ये दोनों मिला के 9937। ये आरबीआई के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है कि आपको एडवांसेस 3 कैटेगरीज में बाइफरकेट करके डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, रिपोर्ट करने पड़ेंगे। 1, ओवरऑल इन 3 में बाइफरकेशन क्या है, बिल्स कितने डिस्काउंट किए हैं, सीसी फैसिलिटी एंड टर्म लोन्स। फिर आपने कितना पैसा सिक्योर्ड लोन के फॉर्म में दिया और कितना अनसिक्योर्ड के फॉर्म में दिया है। फिर आपने कितना पैसा विद इन इंडिया दिया और आउटसाइड इंडिया दिया है। विद इन इंडिया ऑल्सो यू विल सी, कैन यू सी प्रायोरिटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर इज अ सेक्टर डिफाइंड बाय आरबीआई
कि बैंक को इस सेक्टर को इतना पैसा देना ही पड़ेगा. एग्जांपल एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एजुकेशन पर्पसेस वाले इंस्टीट्यूशन, आपको इन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके लोन देना पड़ेगा. मतलब ये सेक्टर के इंसान अगर लोन मांगने के लिए आ रहे हैं तो बैंक मना नहीं कर सकता है. मतलब ऑब्वियसली क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा, बट जनरली दे शुड फेवर दीज सेक्टर्स देन अदर सेक्टर्स. ऐसा नहीं होना चाहिए द एंटायर मनी इज गोइंग टू ओनली सर्टेन बिजनेस ग्रुप्स. तो इससे ग्रोथ सिर्फ 4-5 ग्रुप का होगा, बाकी बिजनेस का ग्रोथ नहीं होगा. इसलिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. प्रायोरिटी सेक्टर बनाया किसने है? आरबीआई ने. द लिस्ट इज गिवन बाय आरबीआई एंड इट इज मेड एप्लीकेबल दैट ऑल द बैंक्स नीड टू कंप्लाई विथ दिस. ये ऐसा बाइफर्केशन एडवांसेस का प्रोवाइड करना पड़ता है बैंक को. ये कंपल्सरी है. अब तुम्हारे सिलेबस में आईसीआई ने क्या किया है? क्लासिफिकेशन, सेक्टर वाइज प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी, सिक्योरिटी वाइज सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, प्रूडेंशियल नॉर्म्स. अच्छा चीज है, आपको पढ़ाएंगे अलग से. मैं वो बोल रहा हूं ऑडिट नहीं है ये सब. ये बैंक कैसे काम करता है वो है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इट्स ओके, कभी ना कभी तो सुनना पड़ेगा ना लाइफ में. इफ यू डोंट नो हाउ अ बैंक वर्क तो आपका लॉस ही है यार, मतलब अननेसेसरीली. तो बेसिकली मुझे ये याद करके फायदा नहीं है. आई शुड नो कि ओवरऑल ऐसा बाइफर्केशन होता है. अगर आप देखेंगे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. अच्छा इनका अमाउंट प्लस इनका अमाउंट, नहीं, इनसे ही आपको अमाउंट आएगा एक्स, इसका अमाउंट भी एक्स ही होगा, ये दोनों मिला के भी एक्स ही होगा. अरे समझा क्या? पक्का? कंफर्म? डू यू अंडरस्टैंड दिस? एडवांसेस पढ़ना शुरू करें डिटेल के अंदर. पक्का? चलिए आइए पेज नंबर 10.17. लेट्स स्टार्ट विथ एडवांसेस. अब सर एडवांसेस का मतलब होता है जो लोन्स बैंक ने पब्लिक को दिए होंगे, बिजनेसेस को दिए होंगे, वो लोन्स कहलाते हैं एडवांसेस. देखिए एक लाइन को मार्क कीजिएगा. Lending constitutes a major activity of bank. The core business of bank is accepting deposits for onward lending. मतलब advances are those amounts which are given on credit, given as a loan by a bank to another party. Obviously under an agreement कि पैसा रीपे होना चाहिए. Obviously हर लोन के लिए हमें क्या चार्ज करना पड़ेगा? इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा. इस 6 and 7 क्लियर टू यू? बेसिक मीनिंग ऑफ एडवांसेस ठीक लग रहा है? पक्का? नीचे आइए टाइप्स ऑफ एडवांसेस. मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए. यहां से आगे आप सोचेंगे आपको सब आता है, बट ट्रस्ट मी आपको कुछ भी नहीं आता है. अगर आप नहीं सुनेंगे बहुत मुश्किल होगा. कैन यू गिव मी डिफरेंस बिटवीन फंडेड लोन्स एंड नॉन फंडेड लोन्स? नॉन फंडेड लोन्स आर योर बैंक गारंटीज और एलसीज विच आर एक्चुअली अ लोन, बट उसके लिए पैसा ट्रांसफर नहीं होता है. Have you heard of बैंक गारंटी? बैंक गारंटी सबमिट करने का मतलब क्या है? दिस बैंक इज गिविंग अ गारंटी. ये ट्रांजैक्शन के बाद में ये पैसा देंगे. पैसा देने की जरूरत क्या? गारंटी है सिर्फ. सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मनी. इट्स ओनली क्रिएशन ऑफ अ क्रेडिट. टाइप्स ऑफ लोन्स इज टू. नंबर 1 फंडेड लोन्स, जहां पे ऑब्वियसली एक्चुअल पैसा ट्रांसफर होता है. एग्जांपल योर टर्म लोन्स, सीसी फैसिलिटी, ओडी फैसिलिटी एंड ऑल. कैन यू सी नॉन फंडेड फैसिलिटीज जहां पे एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता है? एग्जांपल्स आर योर एलसीज और बीजीज. बीजीज आर कॉल्ड एज बैंक गारंटीज. इसमें ट्रांसफर होता ही नहीं है. सुना है ना? पक्का? व्हाट डू एडवांसेस कंप्राइजेस? एडवांसेस में क्या क्या आएगा? पढ़िए. नंबर 1 टर्म लोन, सीसी फैसिलिटी, बिल्स डिस्काउंटेड सुना होगा स्कूल के अंदर. सुना है कैसा? कैन यू सी व्हाट? पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस. ब्रैकेट्स में लिखो लोन्स अंडर कंसोर्टियम. आगे पढ़ाएंगे. लोन्स अंडर कंसोर्टियम. लोन्स अंडर कंसोर्टियम. कंसोर्टियम इज अ ग्रुप. आगे आपको पढ़ाएंगे दैट मल्टीपल बैंक्स कैन कम टुगेदर एंड गिव अ लोन कलेक्टिवली. तो जितना रिस्क शेयर करेंगे उसके अकॉर्डिंगली उतना ही प्रॉपर पैरेलली आपको पैसा देना पड़ेगा. इंटरेस्ट बेरिंग स्टाफ लोन. स्टाफ को लोन दिया होगा जिसपे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. क्या थोड़ा सा एडवांसेस का बेसिक मीनिंग समझा क्या? अब अच्छा पार्ट शुरू होगा फ्रॉम पेज नंबर 10.19. नोटबुक पे जाइए. थोड़ा बहुत लिखना चाहेंगे आप कुछ?
देखो अब यही सुनो, आई एम फाइन नॉट मेकिंग यू राइट because I know everything is properly summarized. I even know that everything is properly even marked in red wherever the word is important. कोई लिखने का जरूरत नहीं है. बट अगर आपका रेस्पॉन्स लेवल ऐसा, अगर तो गड्ढे में चले जाओगे अगर नीचे, तो मुझे तुम्हें लिखवाना पड़ेगा. अदरवाइज मैं क्या लिखूंगा, यही चीज वापस लिखूंगा वापस से. कुछ अचीवमेंट नहीं होने वाला है इसके अंदर. इधर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन ओनली इट्स कॉम्प्लिकेटेड. इफ यू अंडरस्टैंड देन इट इज नॉट. विल यू बी patient enough to hear me? चलिए, very good. Page number 10.19. Can you see a word? Sector wise bifurcation. कुछ नहीं, लोन्स को कैटेगराइज को सेक्टर्स में. एक पता होना चाहिए, इट इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. व्हाट इज पीएसएल? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब है, आरबीआई ने बोला दीज आर द प्रायोरिटी सेक्टर्स, इनको आपने पैसा देना चाहिए. तो आरबीआई क्या चाहता पता है क्या? अब बैंक आरबीआई को बेवकूफ बना सकता है. बैंक बोलेगा हमने तो प्रायोरिटी सेक्टर को लेंड किया है. तो आरबीआई क्या बोलता है, ओके डिस्क्लोजर चाहिए मेरे को बैलेंस शीट के अंदर कि तूने कितना प्रायोरिटी सेक्टर को दिया है. कल को कोई भी चेक करने के लिए आएगा, चेक करेगा, तूने बोला आउट ऑफ 100 रुपीज 80 इज गिवन टू प्रायोरिटी सेक्टर. वो बैठ के 80 में सैंपल निकालेगा प्रायोरिटी सेक्टर को एक्चुअली दिया है कि नहीं दिया है. क्योंकि अगर बैंक आरबीआई की बात फॉलो नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे ना द बैंक इज नॉट वर्किंग एज पर द गाइडेंस ऑफ आरबीआई. ऑब्वियसली अलाउड नहीं है, लाइसेंस आरबीआई ने दिया था. देखो आरबीआई इशूज कॉमन गाइडलाइंस for lending to mark the word priority sector which banks are required to follow. These guidelines cover कितना rate of interest charge करोगे, service charges, blah 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 blah. Sir, normally these sectors are agriculture sector, MSME, education, housing, infrastructure, etc. These sectors are defined by RBI and they will change from time to time. Example, 15 साल बाद agriculture highly develop हो गया तो agriculture priority sector में क्यों रहेगा? Priority sector में वो sector रहेगा जो underdeveloped है, जहां पे डेवलपमेंट की जरूरत है. तब जाकर के फायदा होगा ना कंट्री को यार. और अल्टीमेटली मेजर लेंडिंग का पावर किसके पास में? बैंक के पास में. एनबीएफसीज है, बट ट्रस्ट मी एनबीएफसीज जो बैंक नहीं कर पा रहे हैं ना, उस गैप को फिल करने के लिए अब जाके एनबीएफसी पावरफुल होने लगे. 10-12 साल पहले एनबीएफसी का कोई इज्जत नहीं था. द एंटायर पावर वॉज ऑलवेज कन्फाइंड इन आवर कंट्री विद द बैंक्स एंड नॉट जस्ट आवर कंट्री, मेजोरिटी कंट्रीज यार. यूएस के बैंक्स आप देखो हाईली वैल्यूएबल एंटिटीज सिक्योरिटी वाइज. अब हम चाहिए कि आप पैसा कितना सिक्योर्ड है कितना अनसिक्योर्ड है वो बाइफरकेट करके दे. इसमें वो पूछेगा नेचर ऑफ सिक्योरिटी. आओ जरा नीचे, नेचर ऑफ सिक्योरिटी. कैन यू सी टू वर्ड्स, प्राइमरी एंड कोलेटरल. यू नो व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज कोलेटरल? प्राइमरी इज द कोर सिक्योरिटी, मेन सिक्योरिटी. कोलेटरल इज योर एडिशनल सिक्योरिटी. अब बहुत सारे लोग कोलेटरल को कंफ्यूज कर लेते हैं, उनको लगता है कोलेटरल सिक्योरिटी. इट इज, बट इट इज सेकेंडरी, इट इज नॉट प्राइमरी. प्राइमरी अलग होता है. एक एग्जांपल सुनो. बैंक ने क्या किया, बैंक ने क्या किया, आपके बिजनेस का ओवरऑल इवैल्यूएशन किया और एक लिमिट सैंक्शन कर दिया. क्या कर दिया? एक लिमिट सैंक्शन कि लुकिंग एट योर इमूवेबल प्रॉपर्टीज, लुकिंग एट योर इमूवेबल प्रॉपर्टीज, हम आपको ओवरऑल जो अलग अलग लोन दे सकते हैं ना वो 100 करोड़ के हैं. ये आपके इमूवेबल प्रॉपर्टीज को वैल्यू करके उन्होंने डिसाइड किया. आपको चाहिए सीसी फैसिलिटी. क्या चाहिए आपको? सीसी. अब सीसी फैसिलिटी दिया अगेंस्ट इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री इज अ प्राइमरी सिक्योरिटी. इन्वेंट्री इज अ प्राइमरी सिक्योरिटी. पर अगर इन्वेंट्री से पैसा रिकवर नहीं हुआ तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी बेचेगा. तो इज योर इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्किंग एज अ कोलेटरल इन दिस केस? यस. द प्राइमरी सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी जिसके अगेंस्ट पैसा दिया जाता है, कि इन्वेंट्री के अगेंस्ट पैसा लेंड किया है आपको, अगर इससे पैसा रिकवर नहीं हुआ तो मैं जाऊंगा सेकेंडरी सिक्योरिटी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज कोलेटरल. इज दिस क्लियर टू यू? Primary security is the security offered by the borrower to finance. It is one against which the credit is actually given. This is called as, mark the word, principal security. ये main security है जिसके against बैंक ने आपको पैसा दिया है. Collateral is a, mark the word, additional security. It can be in the form of tangible or intangible. समझा क्या? Is nature of security clear to you? नीचे एग्जाम्पल दिए हैं. सिक्योरिटी क्या क्या हो सकता है? पर्सनल सिक्योरिटी हो सकता है गारंटर का, गुड्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, इमूवेबल, एग्रीकल्चरल एडवांसेस, थर्ड पार्टी, ब्ला ब्ला ब्ला. दीज आर जनरल पॉइंट्स. यू शुड नो मीनिंग ऑफ प्राइमरी एंड कोलेटरल. मार्क इज इंपॉर्टेंट. इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए. आई होप इतना वैसे पता भी होगा. हाँ, अभी आपको लग रहा है ना पता है? रुक जाओ. ये सब आपके अकाउंट सिलेबस का पार्ट था.
अगला पॉइंट पढ़ो. कैन यू सी वर्ड मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी? मार्क एज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस विल कम एज अ 4 मार्क क्वेश्चन. शायद आपको बचपन में पढ़ाया होगा मॉर्टगेज. यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज. यू टेल मी द, तुमको अगर इतना आता है मुझे बताओ व्हाट इज रजिस्टर्ड मॉर्टगेज एंड व्हाट इज इक्विटेबल मॉर्टगेज. डिफरेंस बता दो. सी, आदमी को बोरिंग तब लगे जब समझ में आता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. या इंटेंशन ही नहीं है सीखने का. यू हैव टू चूज. अदरवाइज तो आपको लगना ही चाहिए कि अरे तो कुछ आता ही नहीं है. बैंक का बेसिक्स है. यू नो व्हाट इज द रजिस्टर्ड मॉर्टगेज एंड व्हाट इज द इक्विटेबल मॉर्टगेज? एवरीवन, आई वांट योर अटेंशन. इफ यू आर टायर्ड, आई अंडरस्टैंड, बट उसके लिए मैंने आपसे मेहनत तो करना चाहिए ना. कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, कोई रेफरेंस देने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं ही सब बता रहा हूं. सुनो. Let's say you buy a house and the house is given as a security to the bank for the purpose of loan. Generally transaction कैसे होगा? सुन लो. आप सबसे पहले परचेस करने से पहले उस हाउस के प्रॉपर्टी के जो पेपर्स रहेंगे खुद ड्यू डिलिजेंस करेंगे एंड उनके एक कॉपी बैंकर को देनी पड़ेगी. बैंकर खुद ड्यू डिलिजेंस करवाएगा. ड्यू डिलिजेंस में देखा जाएगा जिससे आप बाय कर रहे हैं वो ओरिजिनल ओनर है कि नहीं है. नंबर 2, अगर गलती से सोसाइटी फॉर्म्ड है, सोसाइटी के अंदर वो घर है, तो वो सोसाइटी के अंदर जो शेयर्स है उस ओनर के नाम पे है या नहीं है. तीसरा चीज देखा जाएगा आज की तारीख में उस प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए, लुकिंग एट द मार्केट रेट्स. ये सब बैंक अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगा. इसके बाद बैंक को लगता है लेट्स से द फेयर वैल्यू इज 1 CR. बैंक बोलेगा लुकिंग एट द एज ऑफ प्रॉपर्टी, लुकिंग एट द एज ऑफ प्रॉपर्टी. अब अगर एकदम ब्रांड न्यू अपार्टमेंट है या एकदम ब्रांड न्यू हाउस है, शायद आपको ऑलमोस्ट 85 to 90% लोन मिल सकता है. अगर बहुत पुराना प्रॉपर्टी हुआ शायद वो बोलेगा 70-75% मिलेगा. लेट्स से बैंक ने डिसाइड किया 1 CR के अगेंस्ट में हम आपको 80 लाख रुपीस का लोन दे सकते हैं. अब अभी तक घर आपके नाम पे रजिस्टर नहीं हुआ है, बैंक ने बोला 80 लाख का लोन दे सकते हैं. तो नॉर्मली क्या होगा, जब ट्रांजैक्शन में आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे घर, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए पहले बायर सेलर के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा एंड उस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में 2 चीजें रहेगी. एक रहेगा 20 लाख पेड थ्रू योर चेक, जो आपका कंपोनेंट है जो आपने दिया होगा या आपने पेमेंट कर दिया होगा, उसका इंटरनेट बैंकिंग का डिटेल आएगा कि भाई ये उसका लेट्स से डॉक्यूमेंट नंबर है, ये उसका रेफरेंस ट्रांजैक्शन आईडी है जिसके थ्रू हमने 20 लाख रुपए सामने वाले को पे किया था. फिर बैंक ने आपको डीडी बना के दिया होगा. क्या बना के दिया होगा? डीडी. उस डीडी का डिटेल उस डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा, जो डीडी आपने अल्टीमेटली सेलर को प्रोवाइड करना है. वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि इतने अमाउंट बैंक ने आपको दिया है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट. बात समझ में आया क्या? जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा इमीडिएटली सेम प्रीमाइसेस में बैंक के बिहाफ पे बैंक मैनेजर आएगा, उसका और आपके बीच में एक डीड बनेगा, उसको बोलते हैं मॉर्टगेज डीड. क्या बोलते हैं? मॉर्टगेज डीड. क्योंकि ये डीड रजिस्टर की जा रही है तो इट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड मॉर्टगेज डीड. तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साइन हुआ है उस डॉक्यूमेंट का इंडेक्स 2 निकाला जाएगा, इस डॉक्यूमेंट में ऐड किया जाएगा. इस डॉक्यूमेंट में आप और बैंकर, इस बार सेलर इन्वॉल्व नहीं रहेगा, ओनली बायर एंड बैंकर विल साइन कि बेसिकली अगर मैंने डिफॉल्ट किया, अगर मैंने क्या किया? डिफॉल्ट, तो ये घर को बेचने का पहला पावर किसके पास आएगा? बैंक के पास आएगा. बैंक उसको बेच के अपना पूरा ड्यूज रिकवर करेगा और ड्यूज रिकवर करने के बाद कुछ पैसा बच गया तो मेरे को मिलेगा, वरना मेरे को कुछ नहीं मिलेगा. बात समझ में आया क्या? दिस टाइप ऑफ मॉर्टगेज इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड मॉर्टगेज, जहां पे एक प्रॉपर डीड साइन होता है एंड उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है. इसके बाद क्या होगा? वो डीड का कॉपी मेरे पास रहेगा, ओरिजिनल पेपर जो है मेरे पास नहीं रहेंगे. घर के ओरिजिनल पेपर किसके पास चले जाएंगे? बैंक के पास. आई विल जस्ट हैव अ कॉपी बिकॉज ओरिजिनल ओनरशिप मेरे नाम पे है, बट उसका कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? बैंक के पास होना चाहिए. अब ये तो कहलाएगा रजिस्टर्ड मॉर्टगेज. व्हाट इज इक्विटेबल मॉर्टगेज? पैसे की जरूरत है, इस बार बैंक के पास नहीं जा रहा हूं, बैंक ये फॉलो नहीं करता है, मैं जा रहा हूं एक फ्रेंड के पास, उसको बोला मेरे से 80 लाख रुपए चाहिए, उसके बदले आई विल गिव यू सिक्योरिटी. उसने बोला एक काम कर, ये अपार्टमेंट का ओरिजिनल पेपर मेरे पास रख दे,
बाय हैंड ओरिजिनल पेपर डिलीवर कर दिया, उसके अगेंस्ट पैसा ले लिया। कुछ लोग इसके अगेंस्ट स्टैम्प पेपर साइन करवा लेते हैं। क्या साइन करवाते हैं? स्टैम्प पेपर, कि तुमने एक 80 लाख रुपए लिया है, उसके बदले ये ओरिजिनल पेपर उसके पास रखा है, तुमने डिफॉल्ट किया, सामने वाला ये प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। इसमें उसके नाम पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसको कोई एक्चुअल ऑफिशियल पावर नहीं दिया, बट ओरिजिनल पेपर उसको दे दिया। अब बिना ओरिजिनल पेपर के कोई खरीदेगा नहीं तेरे से, तो कहना इसे ओरिजिनल पेपर जिसके पास रहेगा बेचने का पावर एक तरीके से उसके पास में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इक्विटेबल मॉर्टगेज, जहां पे ओरिजिनल टाइटल डीड्स आपको हैंडओवर कर दी गई है, बट कोई मॉर्टगेज डीड एज साइन नहीं हुई है। तो पहला वाला देखिए, रजिस्टर्ड मॉर्टगेज, जब देर इज अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज मॉर्टगेज डीड विच इज साइंड बाय बोथ द पार्टीज। यहां पे प्रॉपर्टी क्या हो गई है? एज अ सिक्योरिटी रजिस्टर हो गई है। इसके लिए आपको लिटरली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाकर के, जहां पर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, अपना हवेली इधर जो है, जहां पे आप जाकर के ऑफिशियली डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हैं, वहां जाकर के प्रॉपर मॉर्टगेज डीड बनवा के दोनों को साइन करना पड़ेगा। दूसरे केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पे सिर्फ क्या किया जाएगा? एक डिलीवरी किया जाएगा। टाइटल डीड्स मतलब ओरिजिनल पेपर दूसरे इंसान को दे देंगे विद द इंटेंट टू क्रिएट सिक्योरिटी। कोई रजिस्ट्रेशन होने वाला नहीं है। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी में पहला कॉन्सेप्ट मॉर्टगेज समझा क्या? पक्का स्पेंड 2 मिनट्स पढ़ लो, ढंग से ऐसा पढ़ो अगली बार पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े और बेइज्जती भी ना हो। वो तब होगी अगर कोई पूछेगा तो। अच्छा मान लो इसी ट्रांजैक्शन में डीडी बाउंस हो गया, तो हमारे दिमाग में डाउट है कि डीडी बाउंस होता है क्या? ना डीडी बाउंस, बैंक ने डीडी बना के दिया ना, डीडी बाउंस हो गया तो कैन अ डीडी बाउंस? क्वेश्चन नंबर 1, इट इज पॉसिबल। नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि डीडी के लिए पहले पैसा देना पड़ता है फिर डीडी बनता है, बराबर है कि नहीं है? इस केस में तूने लोन लिया है तो पैसा दिया किसको है? बैंक ने ही अपने एक अकाउंट से उठा के दूसरे अकाउंट में डाला है एंड उसके अगेंस्ट डीडी बना दी है। बात समझ में आया क्या? कैन डीडी बाउंस? यस, इट इज एक्चुअली पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ड्यूरिंग अ बैंकिंग ट्रांजैक्शन सामने वाले ने वो डीडी अपने अकाउंट में पोस्ट करने का ट्राई किया। द बैंक, लेट्स से बायर इज फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, तुमने बोरो किया आईसीआईसीआई बैंक से, एचडीएफसी बैंक विल रीच आउट टू आईसीआईसीआई बैंक, ये डीडी के अगेंस्ट में 80 लाख रुपीस क्लियर करने का आप कंफर्मेशन देते हो क्या? इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। आप उनसे पूछेंगे इस डीडी के अगेंस्ट में इसका प्रॉपर स्कैन करके फोटो अपलोड किया जाता है, क्या इसके बदले आप 80 लाख रुपीस ट्रांसफर करना अग्री करते हो क्या? हो सकता है उस टाइम पे आईसीआईसीआई बैंक का सर्वर डाउन हो जाए और वो रिजेक्ट हो जाए, तो एचडीएफसी बैंक बिलीव करेगा द डीडी इज बाउंस्ड। टेलिंग ऐसा होता है, और जो बायर है उसको हार्ट अटैक आ सकता है क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया। बात समझ में आया क्या? बट एक्चुअली प्रॉब्लम है, अगर वो डीडी बाउंस हो गया तो रजिस्ट्रेशन ही इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि उस रजिस्ट्रेशन में तूने क्या बोला? कॉम्पनसेशन इज पेड वाया दिस डीडी, और वो एक्चुअली क्लियर ही नहीं हुआ है, तो तेरा कॉम्पनसेशन ही क्लियर नहीं हुआ है। इफ द कंसिडरेशन इज नॉट क्लियर द ट्रांजैक्शन कैन नॉट क्वालिफाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बैंक को वापस से दूसरे बैंक को कनेक्ट करके क्लियर करना पड़ेगा, वरना तो पूरा ट्रांजैक्शन वापस होगा। इसीलिए आजकल डीडी नहीं खेलते हैं, क्या करते हैं? ऑनलाइन ट्रांसफर, बिकॉज बैंक का मैनेजर तेरे सामने खड़ा है साइन करने के लिए। ओके, इस अबाउट मॉर्गेज क्लियर टू यू। सेकेंड इज कॉल्ड एज प्लेज। ये प्लेज तो पढ़ा होगा प्लीज, ये तो लॉ में पढ़ा होगा ना यार। मार्क द वर्ड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बोरोवर टू द लेंडिंग बैंक। कैन आई से यहां पे गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है? हैव यू हर्ड ऑफ गोल्ड लोन? अब ये प्रोसेस ऑब्जर्व किया है क्या? डू यू नो दिस दैट आवर इंडिया के 2 एंटिटीज मन्नपुरम एंड मुथूट फाइनेंस, सुना है क्या? उन दोनों की वजह से इंडियन बैंक सुधर गए और गोल्ड लोन ढंग से देना शुरू कर दिया है। Someone said that these 2-3 entities collectively had gold reserves more than the gold reserves of certain countries, because Indians के पास में एक्चुअली में फिजिकल गोल्ड के इतने रिजर्व्स है जो अल्टीमेटली फाइनली इन एंटिटीज ने उसे मोनेटाइज करने का तरीका बताया, दैट हम इन रिजर्व्स के अगेंस्ट आपको लोन देने को तैयार हैं। अब जाके बैंक्स ने ये प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया है। आज के 10 साल पहले बैंक गोल्ड लोन देता ही नहीं था,
इन्होंने ये बिजनेस मॉडल बिल्ड किया जिसको बाद में बैंक ने बोला अच्छा हमको भी देना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. नाउ द प्रोसेस इज वेरी स्ट्रीमलाइन. कुछ नहीं तो तुमको बोलता है मेटल लेके आओ, उनका एक ऑथोराइज बंदा होता है सुनार, वो आएगा मेटल का छोटा पार्ट निकालेगा, टेस्ट करेगा कितना परसेंट क्लैरिटी है, मतलब 22 कैरेट है 20 कैरेट है जो भी है, फिर टोटल वेट निकालेगा मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, इतना वैल्यू आज की तारीख से बनता है, 70% लोन मिलेगा, उसको एक पैकेट में सील किया जाएगा, सील करके वहां रख लिया जाएगा. इट विल गो टू द रेस्पेक्टिव प्लेस, एक रेस्पेक्टिव ऑफिस के अंदर लोकेशन रहेगा जहां पे आपके नाम के टैग के साथ में उनके पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड की जाएगी. कहना इसे बेसिकली गुड्स का पोजीशन उनके पास में है, ओनरशिप किसका है, आपका है, आपको उसके बदले क्या मिला है, लोन मिला है. नंबर 3, कैन यू सी वर्ड हाइपोथिकेशन. ये कार के लिए होता है यार, आपने सुना होगा ना, कार का जो आरसी आता है वो आरसी तुम्हारे नाम पे होता है पर नीचे लिखा होता है उसमें हाइपोथिकेटेड टू विच बैंक. दैट मीन्स गुड्स का पोजीशन भी तुम्हारे पास में, ओनरशिप भी तुम्हारे नाम पे, बट कहना इसे इनडायरेक्टली कंट्रोल बैंक के पास रहेगा. अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो वो उस एसेट को आपसे अक्वायर करके बेच सकता है और अपना पैसा क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है. इज दिस क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल चार्ज? यस. रिमेंबर यहां पे ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं होता है, पोजीशन भी ट्रांसफर नहीं होता है, दोनों चीजें आपके पास ही रहेगी. गाड़ी तुम ही चलाएगा, तुम्हारे नाम पे ही रहेगा, बट कंट्रोल किसके पास रहेगा, बैंक के पास. आरसी के ऊपर ही ठप्पा रहेगा बैंक का. और आपको मालूम है जब आपका लोन खत्म हो जाता है बैंक आपको एनओसी भेजता है. बैंक आपको क्या भेजता है, एनओसी. वो एनओसी सबमिट करनी पड़ती है, तब जाके नया आरसी आता है विद क्लियर टाइटल. दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथिकेशन. ओके, नेक्स्ट असाइनमेंट. मस्त कॉन्सेप्ट है ये सब सुने हैं कि आपने सही में है कि नहीं सुने हैं? सुने थोड़े थोड़े. फर्स्ट लाइन को मार्क कीजिएगा. ट्रांसफर ऑफ एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट और राइट ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू पर्सन इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन. एग्जाम्पल, सीसी फैसिलिटी. इन्वेंट्री के अगेंस्ट में कैश क्रेडिट दिया, पर मुझे लग रहा है यार ये इन्वेंट्री से पूरा पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, तो मैं पार्टी को रीच आउट किया कि भाई आई डोंट थिंक इन्वेंट्री इज सफिशिएंट इनफ टू रिकवर माय एंटायर मनी. तो क्लाइंट बोलता है प्लीज लेट द फैसिलिटी कंटिन्यू. हम आपको असाइन करते हैं दैट हमारा एक कोर कस्टमर है जो कस्टमर में क्वार्टरली बेसिस पे एक्स करोड़ का पेमेंट हमेशा करता है. अगले 3 क्वार्टर के लिए जो पैसा आने वाला है उसे रिसीव करने का पूरा पावर आपके पास में आएगा. तो बेसिकली हमें एक डॉक्यूमेंट साइन करके इनडायरेक्टली असाइन करना पड़ेगा. फ्यूचर में जो पैसा हमें रिसीव होने वाला है, दिस विल बिलोंग नॉट टू अस, इट विल बिलोंग टू द बैंक. दे विल हैव द एब्सोल्यूट राइट ओवर दिस. और आई हैव LICs जिसके केस मैंने प्रीमियम दिए होंगे. दैट प्रीमियम इज माई एसेट. इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम जो दिया है इट्स अ एसेट. मैं वो असाइन कर सकता हूं उनको कि भाई ये पॉलिसी जब मैच्योर होगी तो जो पैसा आएगा उस पर पहला कंट्रोल उनका रहेगा ना कि मेरा. दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट. सेट ऑफ. ये सही में नहीं सुने आपने? अब मेरा ऑडिट नहीं है ये, मैं तो बैंक के करता पढ़ा रहा हूं. दिस सेट ऑफ इज नॉट लाइक योर ICI सेट ऑफ, एक्चुअली सिमिलर टू दैट. दिस सेट ऑफ सेज, सुनो, तुमने एक लोन लिया हुआ है, सुनो ना यार, तुमने एक लोन लिया हुआ है, लोन में डिफॉल्ट किया, तुम्हारा बैंक के पास में FD भी है. जब लोन में डिफॉल्ट होगा तुम्हारा FD ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा. मतलब वो सेट ऑफ करेगा कि कुछ तो पॉजिटिव बैलेंस भी है तेरा, ऑब्वियसली नेगेटिव बैलेंस ज्यादा रहेगा बट कुछ तो पैसा जो पॉजिटिव के फॉर्म में है वो क्या कर लेगा, सेट ऑफ कर लेगा. सेम. अब प्लीज दिमाग मत लगाना, मेरा FD है ICICI बैंक में, लोन है HDFC बैंक के साथ में, तो मेरा ICICI बैंक का FD फ्रीज हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा ना यार, दोनों बैंक अलग अलग है यार. अनलेस यू गिव पावर टू HDFC बैंक कि ICICI बैंक की FD तेरे कंट्रोल में है. Set off is a statutory right of a creditor to adjust wholly or partly the debit balance in the account against any credit balance that is lying in any other account. Creditor debtor के हिसाब से लिख रहा है, बैंक के केस में बोल रहा है एक अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस होगा, एक में नेगेटिव होगा, नेगेटिव में डिफॉल्ट करोगे, पॉजिटिव फ्रीज हो जाएगा, बात खत्म. इंटरेस्टिंग चीज बोलो क्या, GST डिपार्टमेंट करता है. अगर तुमने ढंग से मंथली बेसिस पे पेमेंट नहीं किया, हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं. बैंक कंफर्म होता है, बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, नोटिस आता है दैट आपको ये कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी तो आपका बैंक अकाउंट वापस अनफ्रीज किया जाएगा. गवर्नमेंट के पास इतने एक्सट्रीम पावर्स हैं एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट बोलेगा RBI को, RBI बोलेगा बैंक को तू कौन है.
सी अंडरस्टैंड, रेगुलेटर गवर्नमेंट के कंट्रोल में, आई मीन आई शुड नॉट से दैट, यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तुमको मालूम है ना इस बजट में एक इंटरेस्टिंग चीज आया था, अगर आपको देश छोड़ के जाना तो क्या करना पड़ेगा, मालूम नहीं क्या आपको? खतरनाक क्लॉज लेकर के आए। आपको लगता है यू वांट टू लीव द कंट्री एंड यू वांट टू सेटल समवेयर एल्स, तुम जा ही नहीं सकते अनलेस आप एनओसी लेके जा रहे हो। यू नीड अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, अरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑल, कि आपका पैसा ड्यू पेंडिंग नहीं है वरना तो पैसा लेके भाग जाएगा। बाद में क्लैरिफिकेशन आया, सुनो, बाद में क्लैरिफिकेशन आया, जब बजट की स्पीच थी वो वेग थी, बाद में क्लैरिफिकेशन आया, ओनली इफ देयर आर ड्यूज देन एनओसी इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज 10 लाख का रिक्वायरमेंट डाला उन्होंने, अगर 10 लाख या उससे ज्यादा का तुम्हारा ड्यूज पेंडिंग पड़ा है तो तुमको एनओसी लगेगा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, उसके बिना तुम देश छोड़ के नहीं जा सकते हो। थोड़ा लेट आया ना, यू नो व्हाट आई मीन राइट, इसको जाना तो जा चुका है, अब क्या फर्क पड़ता है यार, नाउ इट डजंट रियली मैटर। एनीवे जाने दीजिए, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेट ऑफ, जाने दो। अच्छा एक चीज है, लाइन पढ़ लो ये, फॉर द पर्पज ऑफ सेट ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ अ बैंक आर ट्रीटेड एज, ऑब्वियसली यार ब्रांच का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है अभी, समझा क्या मेरा बात? तुम होशियार है, 5 अलग अलग ब्रांच में एफडी बनाए हैं, लोन्स अलग 6 वाले ब्रांच से लिया है, वो 5 ब्रांच में तुम्हारा एफडी सेफ रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ सेम अम्ब्रेला, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लीन तो चार्ज कॉन्सेप्ट पता होगा यार। डू यू अंडरस्टैंड मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी? इतने सारे लिखे, कोई तो चार्ट लिख लोगे जिंदगी में पक्का। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वेरी गुड। अब एक टेबल आएगा, डेंजरस टेबल है, क्या बढ़िया चीज है यार, दिस इज गुड। यू डोंट नो एनीथिंग, ट्रस्ट मी। तुम्हें यार ये नहीं आता था यार, देखो प्लीज यार, ये नहीं आता था तुमको यार, तुम मतलब बोलो ही मत। देखो एक काम करते हैं, वन कॉन्सेप्ट ओनली वन, सिर्फ एक एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट पढ़ेंगे बस, ओनली वन। सब अच्छा होगा बेटा, डरो मत। एक ओनली वन, प्लीज प्लीज, डोंट वरी, ट्रस्ट मी, इट इज इजी, ट्रस्ट मी। चलिए 10.21, इतना टाइम पास करो तो खत्म हो, 3 लाइन पढ़नी है एबीसी बस, उसका एप्लीकेशन अगले पॉइंट में आएगा बस। बस इतना समय क्या। अच्छा एक बात सुनो, अच्छा ठीक है नहीं पढ़ाएंगे, सुनो हियर मी आउट, नहीं पढ़ेंगे इट्स ओके, रो मत, सुनो। एक चैलेंज है यार अभी इस चैप्टर में, जैसे आप में से मेजॉरिटी लोगों ने स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, एसएमएस कभी सुने नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी ये सब पढ़ाने के लिए नॉर्मली इन अकाउंट्स पीपल यूज्ड टू स्पेंड 10 to 15 आवर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास वेटेज, एक जमाने में अकाउंट्स का वेटेज इस चैप्टर का 10 से 12 मार्क का है, मेरे पास उतना वेटेज भी नहीं है, और ऑब्वियसली तुम्हारे में पेशेंस नहीं लग रहा है मेरे को कि तुम सुनना चाहते हो। यू गिव मी एन ऑप्शन, आई एम रेडी कि आराम से सब बात करेंगे धीरे, और तुम्हारी शक्ल देख के मेरा पेशेंस खत्म हो रहे हैं, क्योंकि तुम दिस इज हाउ यू आर रिएक्टिंग। तो यार मतलब थोड़ा तुमको पेशेंट होना पड़ेगा। सी मुझे एक बात बताओ, इतने दिनों में क्या तुमको मैंने कोई दिन टॉर्चर किया? कैसे हो यार? तो एटलीस्ट 4-5 दिन थोड़ा बहुत टाइम एक्सटेंड हो जाए तो रोना नहीं चाहिए यार। कल से मेंटली प्रिपेयर होके आना। आई डोंट केयर, सोना है कॉस्टिंग में सो जाना, आई डोंट केयर। ऑडिट में अगर सोया ना तुम, अच्छा नहीं होगा, पहले बोल रहा हूं मैं पहले बोल रहा है, जो करना है करो। अगर तुम ऑडिट में ऐसे आए, धोऊंगा तुमको पकड़ के मैं।
चलिए बाय, एंजॉय।